बरेली और आंवला लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन और बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन के बाद आज आंवला से बीएसपी प्रत्याशी आबिद अली ने अपना पर्चा दाखिल किया। वहीं आज बरेली की पूर्व मेयर सुप्रिया एरन ने अपना निर्दलीय नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन से सपा प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन ने अपने नामांकन पत्र का आज दूसरा सेट दाखिल किया। बता दें कि शुक्रवार को नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि है। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच और फिर नाम वापसी की प्रक्रिया चलेगी। वहीं लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 7 मई को बरेली की जनता इस महापर्व पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। बरेली की पूर्व मेयर व सपा प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन की पत्नी सुप्रिया एरन ने बताया कि उन्होंने डमी कैंडिडेट के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। अगर किसी कारण उनके पति प्रवीण सिंह एरन का पर्चा खारिज होता है तो वह चुनाव लड़ सकती हैं। वहीं आंवला लोकसभा सीट से बीएसपी प्रत्याशी आबिद अली बताते हैं कि वह जनता की समस्याओं को देखते हुए मैदान में उतरे हैं, क्योंकि बीजेपी ने उनके क्षेत्र को नकारा है। यह बात किसी से छुपी नहीं है। बीएसपी प्रत्याशी आबिद अली ने सपा उम्मीदवार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह मेहमान हैं, उन्हें कोई नहीं जानता। इससे पहले उनके क्षेत्र से आंवला लोकसभा प्रत्याशी रुचि वीरा को मैदान में उतारा था, जो उसके बाद एक बार भी आंवला लौटकर नहीं आई। नीरज मौर्य भी रुचि वीरा के भाई हैं। आज ये बात हुई, देखो रिश्तेदारों को बच्चों से बात प्रिकॉशनरी नहीं है, ये प्रिकॉशनरी भी हो सकता है, प्रिकॉशनरी भी हो सकता है। अभी देखते हैं। आपने पूर्व सांसद संतोष गंगवार जी के बारे में जनसभा में एक अपना किया था। आपने कहा था कि कुछ वो भी आपके साथ हैं। नहीं, मैंने नहीं बोला कभी, नहीं बोला। कौन सी जनसभा? सोशल मीडिया पे एक वायरल वीडियो वायरल आपका वीडियो वायरल हो रहा है। ये वर्जन काफी ज्यादा वायरल हो रहा है कि भगवत जी साथ हैं और ऐसा कुछ है। वो तो होली मिलन में हमने दोनों प्रत्याशी थे, दोनों प्रत्याशी आप देख लीजिए उसमें। तो तब मैंने ये कहा था कि इतना वट वृक्ष की तरह इनकी छाया दोनों ही प्रत्याशियों पर हो सकती है, ये बात हुई थी। तो अगर दोनों पे होगी तो उसमें तो मैं भी शामिल हूँ। वट वृक्ष जो है छाया से मतलब ये है तो जैसे कि पुराने राजनीतिक हैं और हमारा उनका तो 83 से 83 से साथ ही साथ शुरू हुआ राजनीतिक घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम। हमने भी पहली बार एमएलए बने और माननीय संतोष जी भी पहली बार सांसद बने, तो इसलिए मतलब फिर भी लेकिन उम्र में बड़े भाई हैं, मतलब ये आप उनका अच्छा किस तरीके से ये जो बात कही थी, इसका संदर्भ क्या था, किस तरीके से? संदर्भ होली मिलन मेले में एक अच्छा वातावरण होता है। सभी लोग जानते हैं कि हमारी संस्कार यही है कि होली मिलन में पुराने गिले शिकवे खत्म किए जाते हैं। तो एक वो राजनीतिक माहौल होता है, एक हल्के फुल्के शब्दों में कहा गया थी, पर इसका कोई इससे संदर्भ नहीं है। वो तो एक बहुत ही जिम्मेदार राजनेता है। वो मैं समझता हूँ कि सभी इसमें इस तरह को मतलब निकालना तो है शरारतपूर्ण, ये लगती है मुझे कोशिश, शरारतपूर्ण कोशिश लगती है कि इसके अंदर कोई मतलब निकालना। क्योंकि होली मिलन में एक बात कही गई थी कि भाई उनका जो है ये सद्भावना हो होली की बात को इस तरह से लेना गलत है। आपने दूसरे सेट का नामांकन दाखिल किया है, क्या आपको किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे? हमारे मुद्दे तो वही हैं जो जनता के सरोकार हैं, वो हमारे मुद्दे हैं। अब देश को एक आधुनिक अप्रोच की ज़रूरत है। ये रूढ़िवादी सोच, ये वही पुराने घिसे पिटे तरीके कि आप हिंदू मुस्लिम का राजनीति करें और ये करें, ये चीज़ें बहुत पुरानी हो गई हैं। अब देश को एक दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान जो कांग्रेस की यूपीए सरकार की पुरानी थी, उसकी नीतियों से एक बहुत ऊँचा स्थान मिल चुका है। अब उसमें थोड़ा सा ये लोकतंत्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा, आपने देखा होगा। तो वो लोकतंत्र के ऊपर अब उसका इस चुनाव में उसका इल्ज़ाम हो जाएगा। जो मोदी जी ने एक लोकतांत्रिक तरीके से जो संस्थाएं हैं उनको काम करने से रोका, ऐसा आरोप है लोगों का। तो उसको देखते हुए अब ये चीज़ें बहाल होंगी तो ये लोकतंत्र रहेगा नहीं रहेगा, ये भी एक प्रश्न है। अच्छा, चुनाव में एक सवाल तो लोकतंत्र में जो रुकावटें पैदा करी, जो खतरा है कि हम संविधान परिवर्तन कर देंगे। अभी एक माननीय सांसद जो हैं वो खुद कह रहे हैं कि अगर हमें स्पष्ट बहुमत मिला और 400 पार हुए हैं तो हम संविधान परिवर्तन कर देंगे। तो ये संविधान तो परिवर्तन करना बिना एक आम राय के, एक बिना जनादेश के, ऐसा जनादेश नहीं, ये तो एक बड़ा टॉपिक है। और हम नहीं समझते कि संविधान में कोई बड़ा परिवर्तन या संविधान को पूरा आमूल-चूल परिवर्तन करना, उसकी मूल भावना को चोट पहुँचाना, ये सही होगा। तो हम इसके खिलाफ पूरी तरह लड़ेंगे और कोई ऐसी संभावना नहीं है कि ये
मोदी जी का जो है दूर तक का नहीं। मेरे ख्याल से तो झोला पैक करने वाली जो बात मेरे को सूचना मिली है कि मतलब कुछ लोगों ने कहा है मतलब ये मीडिया के लेकिन क्योंकि उन्होंने अधिकृत रूप से किसी ने नहीं कहा तो मैं पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कुछ लोगों से। होता है कि हम लोग मजाक कर रहे हो कि भाई जो मोदी जी ने झोला पैक करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा था ना कि मैं झोला पैक करके निकल जाऊँगा, तो मुझे लगता है कि हिमालय में गुफा तैयार है और वो झोला पैक कर। अच्छा, आपसे एक सवाल ये है कि यहाँ पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी हैं, उन्होंने तमाम पार्टियों पर आरोप ये लगाया है कि उन्होंने अपना जो घोषणा पत्र है वो जारी किया है लेकिन मुसलमानों का कहीं कोई हित नहीं रखा। तो क्या समाजवादी पार्टी ने भी वही किया है, मुसलमानों का हित रखा है, या मुसलमानों के लिए आप क्या स्पेशल कुछ करेंगे? मुसलमानों की अंदगी हर जगह की जा रही है। देखिए, मैंने आपको बताया कि अभी हमारा जो है हम इस तरह के प्रश्नों का, आंतरिक प्रश्नों का कोई सवाल का जवाब देना नहीं चाहते और हम इस तरह के विवाद में पड़ना नहीं चाहते। हम जैसे भी हैं और हमारे अध्यक्ष जैसा भी है, जनता जानती है और जनता दिखा देगी कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जो है मूल्यों की लड़ाई लड़ रहा है, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। और अगर संविधान बचेगा तो देश के हर नागरिक के हित को, जिसमें कि माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट भी शामिल हैं, ईसाई भी शामिल हैं, भाई सिख भाई भी शामिल हैं, मुस्लिम भाई भी शामिल हैं, बौद्ध भाई भी शामिल हैं, सबके हित शामिल हैं। तो इस तरह के विवाद करना और ये सारी बातें जो हैं कुछ लोग कर रहे होंगे, लेकिन हम उस विवाद में नहीं पड़ना। मैं इसलिए फाइल कर रही हूँ ताकि जैसा कि मोस्ट पॉसिबिलिटी हो जाती है चुनाव में कि कोई RNG के पर्चे में कुछ इधर की गड़बड़ हो जाए, कुछ इस तरह की भगवान ना करे कुछ इस तरह की स्थिति पैदा हो जाए, तो ऐसे में मैं अपने कैंडिडेचर मेरा रहेगा तो हम, क्योंकि चुनाव तो हमारा ही है, आप जानते ही हैं कि सीधी फाइट भाजपा से है, तो हम रहना चाहते हैं फाइट में। ऐसी परिस्थितियों को प्रिएम्प्ट करते हुए, जिसे कहते हैं ना, पहले से उसके बारे में सचेत होते हुए हम लोग, मैं फाइल कर रही हूँ। और ये तो अंडरस्टूड है कि मैं विड्रॉ करूँगी। तो क्या कांग्रेस से करा या सपा से करा, ये वाला निर्दलीय करा है। कांग्रेस का तो कैंडिडेट है ही नहीं, हम लोग सब साथ हैं, और सपा के तो कैंडिडेट हरन साहब है ही, तो हम तो निर्दलीय फाइल कर रहे हैं। आपको पता ही है, सब जानते हैं, आप पत्रकार इतने एक्सपीरियंस है कि हमारे समाज से गई है ना, फाइल किया जाता है। देखिए, मैंने बहुजन समाज पार्टी के सिंबल से अपना पर्चा दाखिल किया है और मैंने औला लोकसभा की जनता पर भरोसा करते हुए बदलाव के नाम पे ये चुनाव लड़ रहा हूँ, क्योंकि 10 साल में औला लोकसभा का क्षेत्र बिल्कुल पिछड़ गया और जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो परदेसी बाबू हैं। 2019 में एक परदेशन आई थी, हमारे औला लोकसभा की जनता को ठग के छल के चली गई। उन्होंने हमारे वोट की कीमत इतनी भी नहीं समझी कि हमारे लोकसभा की जनता का धन्यवाद कह दें। ऐसे ये जो नीरज मौर्य जी हैं, ये भी रुचि वीरा जी के भाई हैं, उनके भैया हैं, ये भी हमको छलने ठगने आए हैं। मैं लोकल का हूँ, औला लोकसभा की जनता मेरे बारे में जानती है। मैंने औला चेयरमैन रहते हुए और आज भी औला को विकसित किया है, औला को चमकाने का काम किया है। यदि औला की लोकसभा की जनता मुझको अपना आशीर्वाद, वोट सपोर्ट देती है, तो जिस तरह से औला नगर को चमकाने का काम किया है, इसी तरह से संपूर्ण लोकसभा के प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर को चमकाने का काम करूंगा। कैसे टक्कर मानते हैं आप? कैसे टक्कर मानते हो? क्या मुद्दे रहेंगे मेन आपके? देखिए, यहाँ तो मुद्दे ही मुद्दे हैं, क्योंकि जो 10 साल के सांसद हैं उन्होंने तो किसी मुद्दे पे काम करा ही नहीं। बिना डॉक्टर के वो जाने क्या क्या करने को तैयार रहते हैं। लेकिन बाकी मेरा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो बाहर के हैं, उनसे औला की जनता डरी हुई है कि कहीं ये उनको ठग कर, छल कर चले न जाएं। ये सीतापुर के रहने वाले हैं, मैं अभी इनके पर्चे में देख के आया हूँ। तो लोकल का होने के नाते मुझको आशा ही नहीं, संपूर्ण विश्वास है कि औला लोकसभा की जनता मुझको अपना आशीर्वाद, प्यार, वोट सपोर्ट देगी। और मैं जितने भी मुद्दे हैं, जिस तरह से 10 साल के अंदर लोकसभा के अंदर युवाओं के लिए कोई भी रोजगार का संसाधन नहीं हुआ, कोई खेल कूद का मैदान नहीं बना, कोई अस्पताल, कोई कॉलेज सरकार की तरफ से ऐसे कोई भी शिक्षा के लिए संसाधन नहीं हुए जिसमें आम और गरीब आदमी अपने बच्चों को कम खर्चे पर पढ़ा लिखा सके। लेकिन हाँ, महंगे संसाधन हुए हैं। जो भी पढ़ाई के संसाधन हैं वो पहले के मुकाबले जब से ये सरकार आई है डबल हो गई उसकी कीमत। हाल ही में आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप नोटिस भी जारी हुआ, क्या मामला था? भाई देखिए, मैंने अपनी जनता से पूछा था कि सांसद हैं कि डॉक्टर। मैं आपसे सवाल करता हूं, इस हिंदुस्तान के अंदर यदि किसी को बिना डॉक्टरी का डिग्री या डिप्लोमा लिए
ना कोई किसी के एक इंजेक्शन लगा सकता है, ना गोली दे सकता है, तो फिर नसबंदी कैसे कर सकता है। तो मैंने जनता से पूछा था, मुझको ये तो पता था कि ये राजनीतिक व्यक्ति हैं, ये नहीं पता था कि डॉक्टर हैं नहीं। मैंने ये पूछा था ये सांसद हैं कि डॉक्टर, तो बाद में मुझको पता चला कि वो डॉक्टर नहीं है, सांसद हैं। हम भी अपने वकील के जरिए उनको नोटिस भिजवा देंगे। अगर वो डॉक्टर नहीं है तो फिर जो भाषा उन्होंने बोली थी जमींदारों के लिए, तो वो कैसे वो काम कर सकते हैं बिना डॉक्टर रहे। और अगर वो कर सकते हैं तो राजनीति में रह के ठाकुर मुदित प्रताप सिंह भी कर सकते हैं। मैंने अपने लिए नहीं कहा था मैं करूँगा, मैंने ये कहा था ठाकुर मुदित प्रताप सिंह को लाए। लेकिन मेरी बातों को कुछ हमारे मीडिया के साथी और कुछ मेरे विरोधी राजनीतिक दल के लोग तोड़ मड़ोड़ के दूसरे ढंग से पेश करते हैं, आंवला लोकसभा की जनता को गुमराह करते हैं। हमने नोटिस का जवाब दे दिया है और बिल्कुल बिंदुवार जवाब दिया है। उसमें मैंने फिर ये लिखा है, मैंने एक चिप भी दी है, अखबार भी दिया है, जिसमें उन्होंने महोदय ने जो बातें कही थी मैंने उन्हीं बातों को दोहराया, मेरा कोई बयान नहीं था।